Okay, good morning बच्चों. So continuing with our amendment series, next amendment जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा that is related to NIC, National Insurance Contribution. NIC के अंदर बेसिकली जितनी भी आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की लिमिट्स थी, जो मिनिमम लिमिट्स हैं, उन सब में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया गया है. फर्स्ट लिमिट जो बढ़ाई गई है दैट इज इन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. जब क्लास 1 NIC की हम बात करते हैं और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, दोनों की ही लिमिट को बढ़ा दिया गया है. एम्प्लॉय की लिमिट फ्रॉम 8632 जो पहले हुआ करती थी उससे बढ़ के हो चुकी है अब 9500 एंड फॉर एम्प्लॉयर इट इज नाउ 8788. सो अगर आपके एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 9500 पाउंड से ज़्यादा है तो एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्लास में NIC में, और अगर 87,800 के ऊपर है तो एम्प्लॉयर को भी क्लास 1 के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. तो ये एक लिमिट में इंक्रीज हुआ है. देन नेक्स्ट जो आपके एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला करता था, पहले एम्प्लॉयज को 3000 का पर एनम का एक रिलीफ मिला करता था एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम पे, कि आपका जो भी क्लास 1 का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, उसमें वो 3000 का रिडक्शन क्लेम कर सकता था ईयरली बेसिस पे. अब उसको अमेंड करके 4000 कर दिया गया. सो नाउ दिस रिलीफ इज 4000 प्लस इसके साथ साथ में एक कंडीशन और दी गई है कि आपको ये डिडक्शन 4000 का तभी मिलेगा जब लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में आपका टोटल क्लास 1 का एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो लेस देन 100,000 पाउंड्स. सो इमेजिन कि भाई अगर पहले की सिचुएशन होती तो हमारे पास में ऑप्शन था कि भाई आपका जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बन रहा है, लेट्स से अगर मान लो मेरे एक एम्प्लॉय का 18,000 का साल भर का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बनता तो मैं 3000 का रिडक्शन क्लेम कर सकता था. अब ये लिमिट बढ़ के 4000 की हो चुकी है एक तो, बट साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में हिंट दे रखा है रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स कंट्रीब्यूशन, तो वहां पे आपको चेक करना है क्या वो 100,000 पाउंड से कम का है. अगर है तभी मिल पाएगा. तो लास्ट ईयर मान लो इसका जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज आल्सो समवेयर अराउंड 17,000, तो ठीक है 17,000 इज लेस देन 100,000 पाउंड और इस साल भी 18 का है तो इस बार उसको 4,000 का रिडक्शन दे सकते. बट अगर नेक्स्ट ईयर कंबाइंड एग्रीगेट के अंदर जो उसका रिडक्शन था वो अगर 1,100,000 पाउंड से ज्यादा है तो उस केस में उसको एम्प्लॉयर्स अलाउंस नहीं मिलता. तो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस की जो लिमिट है वो 3,000 से बढ़ा करके 4,000 कर दी गई. एक और जो लिमिट में चेंज आया दैट इज इन द क्लास 2. क्लास 2 में हम पढ़ते हैं कि भाई जो आपका वीकली बेसिस पे जितने वीक्स आपने बिजनेस कराया एक साल में उसके ऊपर आपको 3 पाउंड पर वीक के बेसिस पे एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था. अब वो 3 पाउंड की जो लिमिट है वो बढ़ा करके 3.05 पाउंड पर वीक कर दी गई. तो पहले जो फिगर 156 हुआ करता था अब वो बढ़ के 159 हो चुका है. तो मैक्सिमम NIC क्लास 2 NIC कंट्रीब्यूशन जो पहले 156 था वो बढ़ के अब 159 हो चुका है. क्यों? क्योंकि पहले लिमिट 3 पाउंड की हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा के 3.05 पाउंड कर दिया गया. बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है बट एग्जाम के पॉइंट में ध्यान रखना है कि ये मिस नहीं हो जाए गलती से. प्लस साथ साथ में आप लोगों का जो मिनिमम स्मॉल प्रॉफिट की लिमिट है जब आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है उसकी लिमिट को भी बढ़ा करके अब 6475 कर दिया गया. तो अगर आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 6475 से कम आता है तो उस केस में फिर आपको क्लास 2 NIC पे करने की जरूरत नहीं. तो क्लास 2 NIC में एक छोटा सा डिफरेंस आया है. साथ ही साथ में क्लास 4 के अंदर भी हमने लिमिट को बढ़ा दिया. हमने कहा कि क्लास 4 के अंदर भी आपका जो प्रॉफिट की लिमिट है वो 8632 से बढ़ा करके अब 9500 कर दी गई है. तो क्लास 1 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 8632 से बढ़ा के 9500 किया गया. तो यहाँ पर भी 8632 की लिमिट बढ़ा करके 9500 कर दी गई है. एम्प्लॉयर की लिमिट को 8788 किया गया और आपके क्लास 2 NIC की जो 3 पाउंड की लिमिट थी उसको बढ़ा के 3.05 पाउंड कर दिया गया. छोटे छोटे डिफरेंसेस है, माइनर से, बट एग्जाम में ध्यान रखने अपने को. एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड. आपको देखो बता रखा है स्टेफन वर्क्स फॉर Camberley Cars Limited on part-time basis, earning a salary of 19,000 pounds per annum. He is provided with the company's car, petrol for both business and private mileage, and a place is provided for his daughter at the company's workplace nursery while he is working from home. Stephen also runs a small bread and breakfast business from his home in the year to 31st March 2021 and his tax-adjusted trading profit from the business 10,300. ये आपकी लिमिट से ज्यादा है. ठीक है. Explain which class of NIC are payable by Stephen and Camberley Cars Limited. तो सीरीज बात देखो, स्टीफन की सैलरी 19,000 है तो उसको क्लास 1 कंट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो 9500 की लिमिट को एक्सीड कर रहा. ठीक है. प्लस कैम्बेली कार्स को भी आपको क्लास 1 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा बिकॉज के आपका जो एम्प्लॉय है उसकी लिमिट 8788 से ज्यादा है.
तो उस केस में आपको का स्टीवन का खुद को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्लस कैम्बली कार्ल्स को भी प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। साथ साथ में स्टीफन जो बिजनेस रन कर रहा है, स्मॉल बेड एंड ब्रेकफास्ट का बिजनेस जो रन कर रहा है, उस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्योंकि लिमिट 10,300 की है, which is more than the small profit limit plus also 9,500 limit in case of class 4, तो स्टीफन को इस बिजनेस के लिए भी क्लास 2 का कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ में क्लास 4 का कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे दिखा है कि भाई कंपनी ने स्टीफन को कार प्रोवाइड कर रखी, तो हमने पढ़ रखा है क्लास 1A का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपने जो भी बेसिकली कैश बेनिफिट्स एम्प्लॉइज को दिए हैं उसके ऊपर आपको क्लास 1A भी पे करना पड़ता है। तो हम कहते हैं क्लास 1 है कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन एसेसिबल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ कंपनी कार एंड प्राइवेट लिमिटेड टू स्टीफन। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे देखा कि 19,000 की सैलरी है, विच इज मोर देन 9,500 की लिमिट, तो क्लास 1A क्लास 1 का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करेगा, एम्प्लॉयर को भी करना पड़ेगा, दैट इज मोर देन 8788 जो उसकी लिमिट है। जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट है दैट इज मोर देन स्मॉल प्रॉफिट लिमिट एंड 9,500 लिमिट फॉर क्लास 4 है, दोनों कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। प्लस क्योंकि आप यहाँ पे उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, कंपनी कार का, तो उस केस में क्लास 1A का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे से लिमिट के फर्क है, ज्यादा कुछ मेजर चेंज हुआ नहीं है एनआईसी वाले टॉपिक में, बाकी सारे प्रोविजन एक्जैक्टली सेम है, बस लिमिट्स में चेंज आया है, इसका आप ध्यान रखना है एग्जाम में। दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को रिमेंबर करने हैं, वो एक तो आपका क्लास 2 का है कि अब लिमिट 3 पाउंड से बढ़ा के 3.05 कर देगी, बहुत छोटा चेंज है, कितनी बार मिस हो जाता है। प्लस इसकी जो मिनिमम प्रॉफिट की लिमिट है वो 6.75 है, थोड़ा सा अटपटा फिगर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और साथ साथ में 1 लाख की जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस वाली लिमिट है उसको ध्यान रखना, क्योंकि 3,000 की जगह लिमिट बढ़ा के 4,000 कर दी गई है। और साथ साथ में कब मिलेगी, जब आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लास्ट ईयर का 1 लाख पाउंड से कम था, तभी आपको ये डिडक्शन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एनआईसी के अंदर कोई और मेजर चेंज है नहीं। इसी के साथ में एक और टॉपिक जिसमें छोटा सा एक चेंज हुआ है, दैट इज योर इनहेरेंट टैक्स। इनहेरेंट टैक्स के अंदर जो आपकी रेसिडेंट निल रेट बैंड है, रेसिडेंस निल रेट बैंड है, उसकी लिमिट को 1,50,000 से बढ़ा के अब 1,75,000 कर दिया गया। पहले ये 1,50,000 हुआ करती थी रेसिडेंस निल रेट बैंड, अब इस लिमिट को बढ़ा करके भी हमने 1,75,000 कर दिया है। तो अब एक पर्सन को एनआरबी मिलेगी लोअर ऑफ 1,75,000 और द वैल्यू ऑफ मेन रेसिडेंस विच एवर इज लोअर। तो आपकी एनआरबी की लिमिट बढ़ा दी गई है 1,50,000 से अमेंड करके 1,75,000, तो इसका भी ध्यान रखना, छोटा सा चेंज है। इसके अलावा आईएचटी में कोई चेंज नहीं है। तो देखो इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन दे रखा है अपने सामने। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या करा, ऑन 10th April 2020 द फॉलोइंग इंडिविजुअल डाइड leaving their entire estate to their children, set out below for each individual in the gross chargeable value of their estate together with the value of their main residence which is included in their estate. Gross chargeable value of estate दे रखी है आपको, वैल्यू ऑफ मेन रेजिडेंस दे रखी है, एल्बर्ट कीव और अरोवा। ठीक है, कैलकुलेट करना है अपने को एनआर रेजिडेंस निल रेट बैंड और आईएचटी लायबिलिटी कितनी मिलेगी ऑन दैट एस्टेट। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है assuming that neither of them had made any lifetime gifts, तो मतलब आपका निल रेट बैंड भी आपको अवेलेबल। तो हमने कहा कि भाई आपको रेसिडेंट निल रेट बैंड जो है ना वो आपको मिलेगी आइदर 1,75,000 और वैल्यू ऑफ मेन रेसिडेंस व्हिचएवर इज लोअर। तो एल्बर्ट के केस में 1,30,000 इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और 1,75,000 इज द मैक्सिमम निल रेट बैंड, तो यहाँ पे इसको 1,75,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। अरोवा के केस में अपन 1,75,000 तक का बेनिफिट दे सकते हैं बट लोअर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बेनिफिट 80,000 का ही मिलेगा। तो आपका ये हो जाएगा रेसिडेंस निल रेट बैंड का बेनिफिट। अब तो क्या सिंपल कैलकुलेशन करनी है भाई, 85,000 की ग्रॉस एस्टेट की वैल्यू है, उसमें से आप सबसे पहले एनआरबी लेस कर दो, रेसिडेंस निल रेट बैंड लेस कर दो, तो 8,50,000 माइनस मैंने करा 1,75,000, तो मेरा आंसर आता है 6,75,000। उसमें से मैंने जो अपना एनआरबी है 3,25,000 का वो लेस कर दिया, तो अब मेरे पास में 3.5 लाख रुपए बच जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मुझे सीधी लाइबिलिटी निकालनी है, तो 40% लाइबिलिटी मैंने निकाल दी 3.5 लाख की, तो मेरी लाइबिलिटी आ जाती है 1,40,000 की। सिंपल है ना। जब अरोवा की बात करेंगे तो हमें पता है 4,50,000 की आपके पास में प्रॉपर्टी है, 80,000 आपके पास में आरएनआरबी अवेलेबल रेसिडेंस निल रेट बैंड, तो 4,50,000 माइनस 80,000 का रेसिडेंस निल रेट बैंड माइनस आपने 3,25,000 कर दिया आपका नॉर्मल निल रेट बैंड, तो आपके पास 40,000 बचे, उसका आपने 40% टैक्स लायबिलिटी निकाला, 18,000 का आपका आंसर आया। ठीक है, तो छोटा सा चेंज है आईटी वाले चैप्टर में, दैट इज कि भाई आपकी जो रेसिडेंस निल रेट बैंड है उसको 1,50,000 से बढ़ा करके 1,75,000 कर दिया गया। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई और चीज। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।